Welcome back, dear students. Let us today we get started with third part of class 8th history, third chapter that is ruling the countryside. और आज का जो हमारा पहला सब टॉपिक रहेगा that is crops for Europe. इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स को समझा था जो कंपनी के जरिए फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। सबसे पहला मेथड हमने जो समझा था दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो 1793 में इंट्रोड्यूस इंडिया में किया जाता है चार्ल्स कॉर्नवेलिस के जरिए। और यहां पर जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू था ये हमने समझा था जमींदार को दिया गया था और इस जमींदार को हमने तालुकदार के नाम से भी समझा था। अब एट द सेम टाइम सेकंड जो हमने रेवेन्यू कलेक्शन मेथड समझा था महलवारी सिस्टम के नाम से हमने समझा था। ये जो महलवारी सिस्टम था 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के जरिए, लेकिन यहां पर जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू था ये यहां पर विलेज हेडमैन को दिया गया था। एट द सेम टाइम जो लास्ट रेवेन्यू कलेक्शन मेथड हमने समझा था दैट वाज मुनरू सिस्टम जिसे हमने राइट वारी सिस्टम के नाम से भी समझा था। ये जो मुनरू सिस्टम था ये स्मॉल स्केल पर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने उन टेरिटरीज पर इंट्रोड्यूस किया था जिन टेरिटरीज को कंपनी ने टीपू सुल्तान से एनेक्स किया था। और उसके बाद जो थॉमस मुनरू थे इन्होंने होल ऑफ साउथ इंडिया पर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और यहां पर जो मुनरू सिस्टम था यहां पर जो राइटर्स होते थे जो कल्टिवेटर साउथ इंडिया में कहलाते थे वो खुद पीजेंट्स के जरिए खुद कंपनी ऑफिशियल्स को पे किया जाता था रेवेन्यू, तो इसी को हमने मुनरू सिस्टम के नाम से भी समझा था। तो इस वीडियो लेक्चर का हमारा जो पहला फोकस ऑफ अटेंशन है दैट इज क्रॉप्स फॉर यूरोप। इस क्रॉप्स ऑफ यूरोप में हमने समझना है कि अब कंपनी इन नीड थी उन क्रॉप्स की जिन क्रॉप्स की यूरोपियन मार्केट में डिमांड थी और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही थी उन क्रॉप्स की इंडिया में कल्टीवेशन हो। और इस तरह से कंपनी को कंटिन्यूअसली और रेगुलरली रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो रहा था। अब कंपनी को लग रहा था कि हम उन क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर सकते हैं जिन क्रॉप्स की यूरोपियन मार्केट में डिमांड थी, और इसलिए कंपनी को लग रहा था कि कंट्री साइड कुड प्रोवाइड द क्रॉप्स दैट कंपनी वाज रिक्वायर्ड और कंपनी वाज नीडेड। इसका मतलब ये हुआ कंट्री साइड मीन्स रूरल पॉपुलेशन जो इंडिया की थी, रूरल एरियाज जो इंडिया में थी वहां पर बड़ी बड़ी फील्ड्स थे, तो कंपनी को लग रहा था कि इन फील्ड्स को यूटिलाइज किया जाए और उन फील्ड्स में उन ही क्रॉप्स की कल्टीवेशन करवाई जाए जिन क्रॉप्स की यूरोपियन मार्केट में डिमांड थी। क्यों? यूरोप में आया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बढ़ चुका था, लेकिन ब्रिटेन अगर हम एरिया के हिसाब से देखते हैं एक छोटी सी कंट्री थी। इसके कंपैरिजन में अगर हम उस वक्त के इंडिया को देखते हैं उस वक्त का इंडिया था इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इट वाज ए यूनिफाइड कंट्री। तो अब एरिया के हिसाब से इंडिया एक बड़ी टेरिटरी थी, तो यहां पर बहुत तरह की क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो सकती थी। तो अब यहां पर कंपनी ने सोचा कि अगर हम कंट्री साइड पर फोकस करते हैं क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की तो इस तरह से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होगा। तो अब कंपनी ने फोकस किया कल्टीवेशन ऑफ ओफीम एंड इंडिगो। जो ओफीम एंड इंडिगो हैं ये दो तरह की क्रॉप्स थे। ओफीम एक ड्रग हुआ करता था, ओफीम जो था इससे ड्रग बनता था, और इसी तरह से जो इंडिगो था इसे हम नील के नाम से भी जानते हैं, तो इससे एक ब्लू प्योर ब्लू कलर मिलता था। तो ये वो क्रॉप्स थे जिनकी कल्टीवेशन पहले कंपनी के जरिए इंडिया में कोशिश की गई। फाइनली बाय मिड 19th सेंचुरी यहां पर क्या किया गया, कहीं कहीं पर कंपनी को लगा कि अब इंडिया में बहुत तरह के क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। तो फाइनली मिड 19th सेंचुरी में कंपनी ने कहीं कहीं पर परसुएड किया और कहीं कहीं पर फोर्स किया कि आप वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट अदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन भी करिए। इसका मतलब यह हुआ जब कंपनी को लगा कि अब इंडिया में बहुत तरह की क्रॉप्स कल्टीवेट हो सकते हैं, फाइनली कहीं कहीं पर जहां पर पीजेंट्स विलिंग थे तो वहां पर पीजेंट्स को परसुएड किया गया, और जहां पर पीजेंट्स विलिंग नहीं थे तो वहां पर पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि आप कल्टीवेट करिए बहुत बाकी अदर क्रॉप्स जिन क्रॉप्स की यूरोपियन मार्केट में डिमांड थी। फॉर एग्जाम्पल जो जूट है इसको बंगाल से कल्टीवेट करने की कोशिश की गई, इसी तरह से जो टी है इसको आसाम से कल्टीवेट करने की कोशिश की गई। इस वक्त भी आसाम लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। शुगर कैन इसको यूनाइटेड प्रोविंस से जिसे हम आज उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, वीट पंजाब से, कॉटन महाराष्ट्र एंड पंजाब से, इसी तरह से जो राइस है ये मद्रास जिसे हम आज तमिलनाडु के नाम से भी जानते हैं। तो इन डिफरेंट अदर क्रॉप्स की कोशिश की गई इंडिया में कल्टीवेट की जाए और उसके जरिए से कंपनी
आदमी को डिफरेंट तरह का रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो रहा था, और ये सभी क्रॉप्स जो थे इसको यूरोपियन मार्केट में जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बना था वहां पर एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर यूरोप का था वो ग्रो होता जा रहा था। बहुत तरह की हिस्ट्री हम पढ़ते आई हैं अभी तक, तो अब हमने यहां पर समझना है डज कलर हैव ए हिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में एक कलर था जिसे हम इंडिगो के नाम से जानते हैं, और ये जो कलर था ये वर्ल्ड फेमस था, और इस कलर की भी एक हिस्ट्री थी, इस कलर की भी एक तवारीख थी, वो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, तो हम इसका आंसर ये देख सकते हैं, यस कलर हैव ए हिस्ट्री इन इंडिया। तो किस तरह से कलर की हिस्ट्री है, तो ये यहां पर जो प्रिंट हम देख रहे हैं ये एक कलमकारी प्रिंट है जो 20th सेंचुरी में इंडिया में तैयार किया जा रहा था, और ये जो कलमकारी प्रिंट है ये वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश के जरिए तैयार किया जा रहा था। एट द सेम टाइम ये जो हमारा दूसरा प्रिंट है क्लोथ का प्रिंट है, ये जो मोरिस कॉटन प्रिंट है लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड में ये वाला प्रिंट दिया गया है। तो अब ये जो कलमकारी प्रिंट है ये इंडिया के आंध्र प्रदेश में प्रिंट दिया गया। अब ये जो प्रिंट है, ये जो फ्लोरल कॉटन प्रिंट है डिजाइन दिया गया है, ये एक आर्टिस्ट थे जिन्हें हम विलियम मोरिस के नाम से जानते हैं। ये जो विलियम मोरिस हैं ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, और लेकिन ये जो प्रिंट है ये इंग्लैंड में दिया गया है, और ये जो प्रिंट है ये इंडिया के आंध्र प्रदेश में दिया गया है। तो अब फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि ये जो दोनों प्रिंट हैं डिफरेंट हैं, ये एक कंट्री में प्रिंट दिया गया है और ये दूसरी कंट्री में प्रिंट दिया गया है, लेकिन देयर इज वन थिंग कॉमन इन दीज टू प्रिंट्स। तो इन दोनों प्रिंट्स में एक कॉमननेस है, वो क्या है, रिच ब्लू कलर। यहां पर भी हमें रिच ब्लू कलर ही लगेगा, यहां पर भी हमें रिच ब्लू कलर ही रहेगा, लेकिन ये रिच ब्लू कलर आता कहां से था, ये इंडिगो एक क्राफ्ट था जिसे हम नील के नाम से भी जानते हैं, वहीं से ये इंडिगो का प्योर ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट होता था, और यही कलर इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद ये जो प्रिंट होता था इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी यहां पर यूरोपियन मार्केट में, और यहां पर इंडियन मार्केट में इसकी डिमांड हुआ करती थी। Earlier, the blue color in print was produced from a plant called indigo। पहले पहले क्या होता था, जब भी हमने ब्लू प्रिंट कहीं पर देना होता था कॉटन इंडस्ट्री में या कहीं पर ब्लू प्रिंट देना होता था, ये जो ब्लू कलर होता था ये एक्सट्रैक्ट किया जाता था एक प्लांट से, जिस प्लांट को हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो इंडिगो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही है, लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज पर, अभी इन्होंने खुद का अपना जो प्योर कलर है वो यहाँ पर इनको नहीं मिला हुआ है क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज पर है। तो अब ये जो ब्लू कलर होता था, ये जो ब्लू कलर था ये इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और यही ब्लू कलर क्लोथ्स में लगाया जाता था। अब फाइनली क्या हो रहा था यहां पर, ज्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिगो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज इन ह्यूज डिमांड। अब ब्रिटिश रूल के दौरान, कॉलोनियल एरा के दौरान इंडिया में क्या था, ये जो इंडिगो, इंडियन इंडिगो थी, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। अब जो ब्लू डाई इस्तेमाल की गई है मोरिस प्रिंट में इज लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये वही प्रिंट है, अगरचे ये जो प्रिंट है दिया गया है इंग्लैंड में, लेकिन ये जो इस प्रिंट का जो कलर है वो कलर बना है इंडिगो से, और वो जो इंडिगो है वो इंडिया में कल्टीवेट हो रही थी। इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। क्यों इंडिया से क्यों लाया गया ये वाला कलर, क्योंकि उस वक्त जो इंडियन इंडिगो था ये वर्ल्ड फेमस था, और इसलिए जो इंडियन इंडिगो था इसका जो कलर आता था प्योर ब्लू आता था। इसलिए चाहे हमने कलमकारी प्रिंट पढ़ा और चाहे हमने मोरिस कॉटन प्रिंट पढ़ा, ये दोनों प्रिंट अगरचे एक आंध्र प्रदेश में दिया गया दूसरा इंग्लैंड में दिया गया, लेकिन इसकी कॉमननेस ये है कि जो इन दोनों कलर्स में, जो इन दोनों प्रिंट्स में कलर इस्तेमाल किया गया था दैट वाज ब्लू, और ये जो ब्लू कलर था ये इंडिगो से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और ये जो इंडिगो था ये इंडिया से ही बनता था। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब इंडियन इंडिगो की ही डिमांड क्यों थी, या इंडिया में ही इंडिगो क्यों बन रही थी।
अब इंडिया जो है इट इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री। अब ट्रॉपिकल कंट्री कैसे इंडिया है? बिकॉज इट जो एरिया इंडिया पड़ता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मीन्स की जो इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा और इक्वेटर के नीचे का जो हिस्सा है उसमें इंडिया लॉय करता है। तो फाइनली इंडिगो प्लांट्स ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जो ट्रॉपिकल एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन है वहीं पर इंडिगो सही तरह से ग्रो हो रहा था, तो इसलिए इंडिया में ही इंडिगो कल्टिवेट किया जा रहा था। सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिगो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले दौर से ही या पहले जमाने से ही जो इंडिया की इंडिगो थी ये पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल की जा रही थी। अब इससे क्या फायदा था? फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन इंडिगो था ये ह्यूज डिमांड में था, मीन्स इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होती जा रही थी। अब हमें पता है कि जिस चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है तो उसका प्राइस हाई होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिमांड करने वाली जब होते हैं तो जो कमोडिटी होती है उसका प्राइस इंक्रीज होता है। तो इसी तरह से इंडिगो जो था इट वॉज इन द ह्यूज डिमांड एंड फाइनली इसका जो प्राइस था वो भी राइज होता जा रहा था। इसके बरकस यूरोपियन मार्केट में एक प्लांट था जिसे हम वुड के नाम से जानते हैं, और ये जो यहां पर आप देख रही हो वुड कल्टीवेशन है, लेकिन ये भी यहां पर अभी इनिशियल स्टेज पर है। ये जो क्रॉप होता था वुड ये कल्टीवेट हो रहा था यूरोप में, तो ये क्रॉप हम समझेंगे कि ये यूरोप में अवेलेबल था और यूरोप के जो कल्टीवेटर्स थे वो इसको कल्टीवेट कर रही थी। अब ये जो वुड प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के, इनके जहन में एक फियर था। फियर ये था क्योंकि इनको फेस करना पड़ रहा था कंपटीशन फ्रॉम द इंडिगो। क्योंकि कंपटीशन क्यों इंडिगो से था? इंडिगो से एक प्योर ब्लू कलर मिल रहा था, तो अब इसलिए ह्यूज डिमांड में था इंडिगो, और इसलिए जो इंडिगो था इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। तो अब यहां पर आप याद रखोगे कि ये जो वुड प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो वुड प्रोड्यूसर्स हैं, यहां पर ये जो एग्रीकल्चरल क्लास हैं दे फोर्स्ड देयर गवर्नमेंट टू इंपोज ए बैन ऑन द इंडियन इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। इसका मतलब ये हुआ कि वुड प्रोड्यूसर्स ने गवर्नमेंट को उस वक्त कंपेल किया कि आप करिए काम कि जो इंडिया से इंडिगो इंपोर्ट हो रही है यूरोप में या इंग्लैंड में उस पर बैन लगाई जाए। क्यों? क्योंकि इससे जो वुड प्रोड्यूसर्स थे ये जो क्रॉप कल्टीवेट कर रही थी उसकी डिमांड कम होती जा रही थी। अब इसकी डिमांड कम क्यों होती जा रही थी? तो अब इसकी डिमांड कम इसलिए होती जा रही थी क्योंकि ये जो वुड था इसका जो कलर आता था वो पेल आता था, डल आता था, डार्क कलर आता था, प्योर ब्लू कलर नहीं आ रहा था। तो अब इसलिए एक और रिजल्ट यहां पर निकलता है कि जो प्रेफरेंस ऑफ क्लॉथ डायर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो प्रेफर कर रही थी कि हमें कलर मिलना चाहिए। कौन सा वाला कलर? इंडिगो प्लांट से जो नील एक्सट्रैक्ट हो रही थी, जो प्योर ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट हो रहा था वही वो प्रेफर कर रही थी अपनी क्लॉथ में, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करने के लिए। तो अब जब ये हो रहा था यहां पर यूरोपियन प्रोड्यूसर्स कह रहे थे कि इंपोर्ट पर बैन लगाई जाए, लेकिन वहां पर इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंडस्ट्रियल क्लास था उसमें जो वुड की डिमांड थी वो बहुत कम हो रही थी, और अब जो टेक्सटाइल क्लॉथ बेचने का जो काम था उसमें भी कमी देखने को मिल रही थी। तो फाइनली जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स अब थे दे परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स बैन ऑन द इंडिगो इंपोर्ट। इसका मतलब हुआ कि वुड प्रोड्यूसर्स कह रहे थे बैन लगनी चाहिए, लेकिन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे ये कहते थे कि बैन हटनी चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि इंडिगो से ही हमारा जो क्लॉथ है ये ज्यादा बिक रहा है। फाइनली इन्होंने गवर्नमेंट को परसुएड किया कि जो इंडिगो इंपोर्ट पर बैन लगाई गई है वो बैन हटाई जाए। अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जब इंडिगो ही माना गया कि ये एक बेस्ट डाई देता है, ये एक प्योर ब्लू कलर देता है, तो अब राइज ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया पर ही यूरोप, पूरा यूरोप डिपेंड नहीं रहा, बल्कि जो यूरोपियन डिफरेंट ट्रॉपिकल एरियाज थे वहां पर भी इंडिगो की कल्टीवेशन की गई। ब्राजील था, वेस्ट इंडीज था, या अमेरिका के डिफरेंट ट्रॉपिकल एरियाज थे वहां पर भी इसकी कल्टीवेशन की गई। अब इससे क्या होता है? बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब वक्त होता है 18th सेंचुरी का, तो डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो ये बहुत ज़्यादा राइज होती है, या होल ऑफ इंडिगो जो था इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा राइज होती है। तो जब इसकी राइज होती है डिमांड, तो इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होती हैं, तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। जब इंडस्ट्रीज, जब इंडिगो बहुत ज़्यादा कल्टिवेट होती जाती हैं, जब इंडस्ट्रीज
जब इंडिगो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होती जा रही है, जब बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो रही है इंडिगो की, तो इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है ब्रिटेन का ये ग्रो होता है, तो फाइनली बहुत ज़्यादा कॉटन भी प्रोड्यूस होता है, जिस कॉटन में इंडिगो का डाई लगा हुआ था। अब हमने यहाँ पर याद रखना है कि ये जो क्लोथ डाई थी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। अब ये जब इंक्रीज हो रही थी तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया गया कि जो प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन थी, इसका मतलब था जो इंडस्ट्रियल क्लास था, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उस दौर में कमाया जिस दौर में पूरे यूरोप में या बाकी डिफरेंट ट्रॉपिकल कंट्रीज में इंडिगो की कल्टीवेशन की गई। तो अब इंडिया किस तरह से ये पहुंचते हैं वही हमने यहाँ पर समझना है असल में। अब जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज इनको मिल रही थी इंडिगो की, वो फिलहाल के लिए वेस्ट इंडीज से मिल रही थी या अमेरिका से मिल रही थी, वो कोलैप्स होना स्टार्ट हुई। कोलैप्स होना क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि ये इंडिगो उसी लैंड पर कल्टिवेट किया जाता था जो फर्टाइल लैंड होती थी, और अब इससे फर्टिलिटी ऑफ द लैंड जो थी वो खत्म होती थी। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत सारे जो कल्टिवेटर्स ऑफ द यूरोप थे उन्होंने इंडिगो कल्टिवेट करना बंद किया। तो इसलिए कहा जाता है कि बिटवीन 1738 टू 1789 द इंडिगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। इसका मतलब है पहले जितनी इंडिगो पूरे वर्ल्ड में कल्टिवेट की जा रही थी, अब इस टाइम गैप के दरमियान 1783 से 1789 तक ये जो इंडिगो कल्टिवेट होना ये 50% डिक्लाइन हुआ। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो क्लोथ डायर्स थे यहाँ पर, तो इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाई थी, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बढ़ा था, तो अब ये अपना काम छोड़ने वाले तो नहीं है। तो फाइनली cloth dryers in Britain now deliberately looked for new sources of indigo supply। तो अब जो ब्रिटेन के क्लोथ डायर्स थे, जो मैन्युफैक्चर क्लास था, जो इंडस्ट्रियल क्लास था, जो कॉटन प्रोड्यूसर्स थे, अब ये नई नई लोकेशंस की तलाश में थे, नए नए सोर्सेस में, नए नए सोर्सेस की तलाश में थे जहां से इनको इंडिगो सप्लाई मिल सकती थी। तो इसका आंसर क्या था? अब क्या होता है? ब्रिटेन टर्नर्स टू इंडिया। तो अब ब्रिटेन को लगता है कि इंडिया एक एरिया के हिसाब से बड़ी कंट्री है, तो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडिगो कल्टीवेट हो सकती है। तो फाइनली कंपनी टर्न टुवर्ड्स इंडिया। वाई? इट लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। तो इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर इंडिगो की कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया जा सकता है। अब क्या होगा? अब ये कोशिश करेंगे कि जो इंडिगो ट्रेड है ये इंडिया में फ्लोरिश हो जाएगा, इस पर ये ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो है फ्लोरिश होने लगा, जो यूरोपियन प्लांटर्स है वो इंडिया की तरफ मूव होने लगे, इन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया, यहां के पीजेंट्स को पैसा दिया गया और उनके जरिए इंडिगो कल्टीवेट करवाया गया। एंड फाइनली अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट न्यूमरस स्कॉटिश मैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। एंड फाइनली जब इनको लगा कि इंडिगो ट्रेड अब बढ़ रहा है, इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लगा, तो बहुत सारे प्लांटर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कॉटिश मैन थे, स्कॉटलैंड से थे या इंग्लैंड से थे, वो इंडिया में आए, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन प्लांटर्स वो थे जो इंडिया में अब प्लांटेशन करना स्टार्ट इन्होंने यहाँ पर किया। तो फाइनली ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड। तो अब बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेशन थी वो एक्सपेंड होती जा रही थी, क्योंकि अब इंडिया की जो इंडिगो थी वर्ल्ड फेमस होने लगी। तो फाइनली क्या हुआ? इन 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India। पहले पहले क्या होता था, जब पूरे वर्ल्ड में इंडिगो कल्टीवेट की जा रही थी 1788 तक, सिर्फ 30% इंडिया से इंडिगो इंपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अब जब बाकी जो सोर्सेज थी, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो यूरोप में बना था, उसके डिफरेंट सोर्सेज जो थे इंडिगो की, जब वो बंद हुई है यूरोप की, तो बाय 1810 द प्रपोर्शन हैज ग्रोन अप टू 95%। तो अब इंडिया से जो इंडिगो आ रहा था, ये 95% जो इंडिगो डायर्स के जरिए इस्तेमाल किया जाता था, ये 95% इंडिया से ही आता था। इसका रिजल्ट अब ये निकलता है कि इंडिया में जो क्रेडिट होता है ये फ्लोरिश होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडर्स आते हैं, प्लांटर्स यहाँ पर आते हैं, ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनली जो स्कॉटलैंड से या हम कहेंगे जो इंग्लैंड से बहुत सारे प्लांटर्स आते हैं, ये यहाँ पर क्रेडिट देते, मीन्स लोगों को पैसा दिया जाता है कि आप क्या करिए, आप इंडिगो की कल्टिवेशन करिए। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट इंडिया में फ्लोरिश होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को
दिया जाता है। तो इसी लालच में क्या होता है कि यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो इंडिगो की कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम समझ रहे हैं हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। ये जो इंडिगो इंडिया में कल्टिवेट की जा रही थी, अब क्योंकि अब जो मेन सेंटर ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन था ये इंडिया था, लेकिन इंडिया में किस मेथड, किस तरीके के जरिए ये इंडिगो कल्टिवेट किया जा रहा था। तो यहां पर हम समझ रहे हैं देयर वर द टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। दो तरीके थे जिनसे इंडिया में इंडिगो कल्टिवेशन की जा रही थी। पहला सिस्टम ये था निज सिस्टम और दूसरा सिस्टम था राइटी सिस्टम। अंडर द निच सिस्टम जो प्लांटर होता था प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। इसका मतलब है जब यूरोपियन प्लांटर्स यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पर लैंड ली, या तो परचेज लैंड की या तो रेंट पर ली। परचेज की तो पीजेंट को पैसे दिए गए, रेंट पर ली तो पीजेंट को भी यहाँ पर पैसे दिए जाते थे, लेकिन ओनरशिप राइट्स पीजेंट्स के पास ही रहा करते थे। अब प्रोडक्शन जो की जा रही थी थ्रू डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। अब यहां पर प्लांटर एज ए लेबर काम नहीं करेगा, बल्कि जो प्रोडक्शन यहां पर इंडिगो की जा रही थी, जो प्लांटर के जरिए खुद की लैंड पर की जा रही थी, और ये जो प्लांटर होता था ये यहां पर लेबरर्स को हायर करता था और उन्हें कहा जाता था कि ये आपको लैंड दी जा रही है, ये लैंड एक प्लांटर की रहेगी, लेकिन इस लैंड पर आपको इंडिगो कल्टीवेशन करनी है। इन रिटर्न उन लेबरर्स को सैलरी दी जाती थी प्लांटर के जरिए। लेकिन यहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। अब जो रायोटी सिस्टम था ये भी एक मेथड ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन था। यहां पर क्या होता था, यहां पर ओनरशिप राइट्स प्लांटर के पास नहीं होती थी, तो फिर क्या होता था, इट वॉज ए कंट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। यहां पर क्या होता था, ओनर दैट मीन्स प्लांटर एंड पीजेंट के दरमियान एक कंट्रैक्ट साइन किया जाता था, जिस पर क्या होता था, वायर द प्लांटर फोर्सड द राइट्स टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट। तो वहां पर जो पीजेंट होता था वो एक कंट्रैक्ट, जिसे हम सट्टा के नाम से भी जानते हैं, प्लांटर के साथ साइन करता था, और उस कंट्रैक्ट के मुताबिक ये जो कल्टीवेटर होता था, ये जो पीजेंट होता था, इससे अपने लैंड्स पर इंडिगो की कल्टीवेशन करनी होती थी। इन रिटर्न जो लैंड, इन रिटर्न जो प्लांटर होता था वो इन्हें पैसे देता था इन द शेप ऑफ लोन। अब जो रॉयल्टी सिस्टम है, यहां पर जो लैंड होती थी ये पीजेंट की होती थी, लेकिन जो इस लैंड पर पैसा लगाया जाता था वो प्लांटर का होता था, लेकिन ये जो कैपिटल, ये जो पैसा होता था, इन द शेप ऑफ लोन दिया जाता था एक पीजेंट को। और यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस रॉयल्टी सिस्टम में थी। तो अब हमने क्या समझा, निज सिस्टम में ये होता था कि जो प्लांटर होता था वो डायरेक्टली खुद लैंड को कंट्रोल करता था, और ये जो लैंड होती थी या तो ये पीजेंट से डायरेक्टली परचेज करता था या पीजेंट से रेंट पर लेता था। अब ये जो प्लांटर होता था ये यहां पर लेबरर्स को हायर करता था, जिनको रेस्पॉन्सिबल बनाया जाता था कि आपको यहां पर कल्टीवेट करना है प्लांटर की लैंड पर इंडिगो। लेकिन यहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके कंपैरिजन में ये जो रॉयल्टी सिस्टम था, यहां पर क्या होता था, पीजेंट्स और प्लांटर के दरमियान एक कंट्रैक्ट, एक सट्टा साइन किया जाता था। अकॉर्डिंगली यहां पर जो प्लांटर होता था ये फोर्स करता था राइट्स को, पीजेंट्स को, कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करिए। उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो लैंड होती थी ये पीजेंट की होती थी, और इस लैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए जो पैसा होता था वो पीजेंट्स को प्लांटर के जरिए दिया जाता था इन द शेप ऑफ ए लोन। लेकिन यहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम विद द निज कल्टीवेशन। अब जो जमीन प्लांटर खुद कंट्रोल करता था वहां पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स प्लांटर को फेस करनी पड़ रही थी, दैट वाज द लैक ऑफ द फर्टाइल लैंड। इसका मतलब ये था कि ये जो इंडिगो था, कोशिश की जा रही थी प्लांटर्स के जरिए जो फर्टाइल लैंड है उन ही लैंड्स पर कल्टीवेट किया जाए इंडिगो को। लेकिन ये जो लैंड थी ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेट इंडिया में थी, जहां पर फर्टिलिटी ऑफ लैंड थी वहां पर पॉपुलेशन डेंसली थी। तो अब यहां पर कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन था इन एक्विजिशन ऑफ द लैंड। मींस प्लांटर को आसानी से ना ही परचेज में लैंड मिलता था ना ही रेंट पर। क्यों? या तो कोई पीजेंट देने के लिए तैयार नहीं था, या तो फर्टिलिटी, या तो कहीं पर फर्टाइल लैंड अवेलेबल नहीं होता था। तो फाइनली मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स वाज नॉट इजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर प्लांटर जो होता था खुद कल्टीवेशन नहीं करता था, तो इसलिए वर्कर्स जो होते थे जिनको हायर करने के बाद प्लांटर के जरिए इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता था वो भी हर वक्त अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो फाइनली रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर टू ऑपरेट होना चाहिए था जो कि प्लांटर को अवेलेबल नहीं होता था।
usually a requirement comes when the peasants were busy with their rice cultivation। अब ये जो इंडिगो था ये एक खरीफ क्रॉप था, तो उस वक्त प्लांटर को रिक्वायरमेंट या प्लांटर को उस वक्त लेबरर्स चाहिए थी जब ऑलरेडी पीजेंट्स बिजी थे खुद की राइस कल्टीवेशन से। इसका मतलब ये था कि राइस और इंडिगो एक ही सीजन में कल्टीवेट हो रही थी, तो अब प्लांटर को चाहिए थे लेबरर्स, लेकिन वो खुद की राइस कल्टीवेट कर रही थी। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ पर फेस करनी पड़ी प्लांटर को अंडर दिस निज सिस्टम। एक और प्रॉब्लम थी, दैट वाज शॉर्टेज ऑफ द प्लो एंड ब्लॉक्स। इसका मतलब ये था कि अभी हमने समझा कि ये जो इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही थी ये उस सीजन में कल्टीवेट किया जा रहा था जिस सीजन में राइस को भी कल्टीवेट किया जा रहा था। अब ये जो प्लोइंग फील्ड को प्लो करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए था, इनको ब्लॉक्स चाहिए था, लेकिन पीजेंट्स को खुद चाहिए थी राइस कल्टीवेशन के लिए। तो इस तरह की भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी प्लांटर को। तो फाइनली प्लांटर तो इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ लैंड था ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो प्लांटर को फेस करना पड़ा था। इसका मतलब था ये तो जरूरी नहीं था सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ लैंड को परचेज किया, इंडिगो तो खुद कल्टीवेट नहीं हो सकता था। तो इसके लिए चाहिए थी हमें एफर्ट्स, तो ना ही हमें पीजेंट्स अवेलेबल थे, ना ही हमें वर्कर्स अवेलेबल थे, ना ही हमें जो ब्लॉक्स थे वो अवेलेबल थे। तो इस तरह सप्लाईज फ्रॉम पीजेंट्स वाज आल्सो ए बिग प्रॉब्लम सिंस देयर प्लोज एंड ब्लॉक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड्स। तो इस तरह से जो हमें चाहिए थी रिक्वायरमेंट पीजेंट से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लोइंग करने के लिए चाहिए थे ब्लॉक्स और हमें चाहिए थे लेबरर्स, तो ये सभी जो पीजेंट्स थे ये बिजी होते थे खुद के राइस फील्ड्स पर। तो इस तरह से प्लांटर को फेस करनी पड़ी थी ये वाली प्रॉब्लम्स। प्लांटर वाज रिलुक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो अब जो प्लांटर था इसे लग रहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मुझे परचेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, मैं तो परचेज भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है। सभी इनपुट में लगाने के बाद मुझे आउटपुट गेन नहीं हो रहा है। तो अब जो ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कल्टिवेशन था इंडिगो के लिए, दैट वाज द रायोटी सिस्टम। और ये जो रायोटी सिस्टम था यही इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया, और इसी सिस्टम के अंदर इंडिया में इंडिगो को ज़्यादा कोशिश की गई कल्टिवेट करने की। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ राइट्स। तो राइट्स हमने समझा था कि जो कल्टिवेटर होते थे उन्हीं को राइट्स के नाम से भी जाना जाता था, जो पीजेंट्स होते थे। अब ये जो रायोटी सिस्टम था इसमें क्या हो रहा था, राइट्स वर फोर्स्ड बाय द प्लांटर टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट कॉल्ड सटा। एट टाइम्स विलेज हेडमैन साइन एन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स। अभी हमने समझा कि यहाँ पर इस रायोटी सिस्टम में क्या होता था, कहीं कहीं पर जो राइट होता था, जो कहीं कहीं पर जो राइट्स होती थी, इसका मतलब था जो कल्टीवेटर होता था उसे कहा जाता था कि आप प्लांटर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करिए। उस एग्रीमेंट को सट्टा के नाम से जाना जाता था। और कहीं कहीं पर जो विलेज हेडमैन होता था ये पूरे विलेज के बिहाफ पर ये एग्रीमेंट साइन करता था प्लांटर्स के साथ। तो इस तरह से पूरा विलेज जो होता था इसको यहाँ पर लोन दिया जाता था एग्रीमेंट के मुताबिक। कैश वाज प्रोवाइडेड टू राइटर्स एट लो इंटरेस्ट रेट ग्रो इंडिगो। तो इस तरह से जब ये एग्रीमेंट पीजेंट्स के जरिए प्लांटर के साथ किया जाता था, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट पीजेंट्स को प्लांटर के जरिए कैश दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, लो इंटरेस्ट पर ये लोन दिया गया था। लेकिन इसमें कंडीशन रही गई थी, बट द लोन कमिटेड द राइट्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पीजेंट, जो भी राइट्स ये कंट्रैक्ट करते थे प्लांटर के साथ, उनको यहां पर लोन तब ही मिल सकता था, या इस एग्रीमेंट में उनको यह कहा गया था कि आपकी जो पूरी जमीन है उसमें से जो 25% ऑफ लैंड है उस पर आपको सिर्फ इंडिगो ही कल्टीवेट करनी है। मींस 25% ऑफ लैंड होल्डिंग जो आपके पास है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही कल्टीवेट करनी है। ये आप पर एक बाइंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी के पास 4 कनाल ऑफ जमीन है तो 1 कनाल एनी हाउ इसको रखने थे कंपनी के लिए, प्लांटर के लिए, ताकि उस पर क्या हो सके, इंडिगो कल्टीवेट हो सके। तो अब प्लांटर क्या इनको देता था, प्लांटर इनको देता था सीड्स और इनको देता था ड्रिल्स। इसका मतलब था जो भी
टूल्स रिक्वायर्ड थे फॉर दिस कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वो दिए जाते थे प्लांटर के जरिए। अब जो कल्टिवेटर होता था, जो ये पीजेंट होता था, इसको खुद ही फार्मिंग भी करनी होती थी, इसको खुद ही हार्वेस्टिंग भी करनी होती थी, और उसके बाद सबमिट करना होता था किसके हाँ, प्लांटर के हाँ। लेकिन प्लांटर्स जो होते थे वो लो रेट्स पर इनसे इंडिगो बाई करते थे, और जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि ये जो राइट्स होती थी ये दिन ब दिन इनकी जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही थी। अब प्रॉब्लम इन द रायोटी कल्टिवेशन, अब इसमें भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जांपल साइकिल ऑफ लोन प्रूव टू बी डिट्रीमेंटल फॉर पीजेंट्स, और ये जो लोन था ये कभी चुका नहीं पाते थे। अब पीजेंट्स को लग रहा था पहले पहले कि हम कैश लेंगे और कल्टिवेशन करेंगे, कैश वापस रिपे करेंगे और फाइनली हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये जो लोन, अब साइकिल ऑफ लोन था, पीजेंट्स को अब लग रहा था कि शायद हम इससे अब बच नहीं सकते हैं, ये इनके लिए एक मुश्किलात की घड़ी लेकर आया। क्यों? peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was। तो जिन peasants को पहले पहले लगा था कि ये जो लोन हमने लिया है ये आसान सिस्टम है, हम ये लोन रिपे कर पाएंगे, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम इनको ये लगा कि ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाई सिस्टम है, इसमें हमें एक्सप्लॉइटेशन ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो द प्रोड्यूसर वॉज वेरी लो। अगरचे इनको कहा गया था कि आप इंडिगो कल्टिवेट करिए, लेकिन जब इनको ये इंडिगो सेल करनी होती थी, प्लांटर के बगैर किसी को सेल कर ही नहीं पाते थे पहले, लेकिन प्लांटर इनको सही उसका जो रेट होती थी वो नहीं दे पाता था, तो साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। तो इस तरह से इनको दूसरा लोन दिया जाता था। इस तरह से ये जो साइकिल ऑफ लोन था ये कंटिन्यू रहता होता था। तो फाइनली ये जो साइकिल ऑफ लोन था इनको लग रहा था कि अब ये साइकिल ऑफ लोन कभी खत्म नहीं होने वाला है। फाइनली फाइट फॉर द लैंड, इसका मतलब यह था कि प्लांटर की हर हमेशा कोशिश यही होती थी। पहले इनको कहा गया कि आप एग्रीमेंट साइन करिए, 25% लैंड आपकी जो रहेगी उस पर इंडिगो कल्टीवेशन की जाएगी। जब एग्रीमेंट अब साइन किया गया तो अब यहां पर लैंड पर फाइट हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जो बेस्ट लैंड थी, प्लांटर कोशिश कर रहा था कि उस लैंड पर ही इंडिगो कल्टिवेट की जाए। फॉर एग्जाम्पल द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। इससे पहले हमने पढ़ा था। तो जरिए अब यहां पर प्लांटर के जरिए हर हमेशा इंसिस्ट किया जाता था इंडिगो प्लांटर्स को, इंडिगो कल्टीवेटर्स को, कि आप जिस एरिया पर, जिस फील्ड पर राइस कल्टीवेट करते थे, मींस फर्टाइल लैंड जो होती थी आपकी, आपको एनीहाउ उस पर ही इंडिगो कल्टीवेट करनी। इसका मतलब ये हुआ कि इस जमीन के लिए आप वही जमीन इस्तेमाल करो जिस पर आप राइस कल्टीवेट कर रहे थे। एट द सेम टाइम लेकिन इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। दैट मीन्स इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स, ये जो इंडिगो होता था इसके बहुत ज़्यादा डीप रूट्स हुआ करते थे। एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी वो इससे एग्जॉस्ट होती थी, वो ख़त्म होती थी। और अब ये जो इंडिगो कल्टिवेट करने का मकसद था प्लांटर्स का फर्टाइल लैंड पर, वो ये था कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा फायदा होगा, और उन्हें कोई भी परवाह नहीं होती थी पीजेंट्स की लैंड के साथ क्या होगा, दूसरे साल इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उनका खुद का इंटरेस्ट था और वो चाहते थे कि सिर्फ पीजेंट्स उस ही लैंड पर इंडिगो कल्टीवेट करे जिस लैंड पर वो राइस को कल्टीवेट करते आए अभी तक। जब एक्सट्रीम होता है, अब जब ये एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो जाती है तो एक रिबिलियन स्टार्ट होता है जिसे हम याद रखेंगे बिल्यू रिबिलियन के नाम से। और ये जो बिल्यू रिबिलियन था ये एक रिवोल्ट था जिस पर जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती है पीजेंट्स के साथ, ये यहाँ पर रिबेल करते हैं। तो ये यहाँ पर प्लांटर्स को अपोज करते हैं जिसको हम बिल्यू रिबिलियन के नाम से समझेंगे। तो अब आप याद रखोगे कि ये जो इंडिगो कल्टिवेशन थी इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जब नेगेटिव इंपैक्ट पीजेंट्स ने विटनेस किया तो इन्होंने यहां पर रिबेल किया। तो क्या होता है, ये जो रिबिलियन स्टार्ट होता है मार्च 1859 में, क्या होता है कि जो बंगाल राइट्स रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो। अब जो बंगाल के पीजेंट्स थे मार्च 1859 में, इन्होंने यहां पर डिमांड की कि हम अब ये जो इंडिगो है इसकी कल्टीवेशन नहीं करेंगे। मीन्स कि इन्होंने अपोज किया जो प्लांटर की रूलिंग हुआ करती थी। राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर, तो राइट्स ने रिफ्यूज किया कि हम कोई रेंट नहीं देंगे, मीन्स हम कोई रेवेन्यू आपको नहीं देंगे। फाइनली
अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्मड विद स्वॉर्ड स्पीयर्स बोज एंड एरोज। जो भी टूल्स इनके पास हुआ करते थे पीजेंट्स के पास, उन टूल्स से इन्होंने जो इंडिगो प्लांटर्स की जो फैक्ट्रीज थी उन पर हमला किया। मकसद यही था कि हम कोई भी लोन रिपे नहीं करेंगे और ये जो सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था इसको हम खत्म करेंगे। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर वायर सोशली बायकॉटेड। उसके बावजूद भी कुछ पीजेंट्स थे जिनके कुछ सेल्फ इंटरेस्ट्स थे, अगर वो अब प्लांटर के साथ ये काम करते थे या प्लांटर की जो इंडिगो थी वो कल्टीवेट करते थे अपने फील्ड्स पर, तो उनके साथ सोशली बाइकआउट किया गया। फाइनली जो गो मास्तास थे, ये जो गो मास्तास थे इनको आप याद रखोगे, ये एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स थे जो प्लांटर के बदले पीजेंट्स के पास इंडिगो कलेक्ट करने के लिए जाते थे। अब ये जो गो मास्तास थे हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, तो इनको पीटा जाता था पीजेंट्स के जरिए जब ये प्लांटर के बदले में अब पीजेंट्स के पास जाते थे कि इंडिगो को हमने कलेक्ट करना है, तो अब इनको पीटा जाता है, अब इनको पीटा जाता है पीजेंट्स के जरिए। नॉट सो इंडिगो नॉर बी बुलीड बाय द प्लांटर्स। और ये जो लातियाल्स थे, अब लातियाल्स कौन लोग हैं? लातियाल्स भी आप याद रखो, ये जो पेड एजेंट्स होते थे प्लांटर्स के, जो डायरेक्ट करते थे या जिनको कहा गया था कि आप केयर टेकर हो इस इंडिगो फील्ड्स की, ये भी प्लांटर के जरिए हायर किए जाते थे। और अब इनको कहा जाता है कि आप इनके साथ भी सोशल बाइकआउट किया जाता है। मींस इनको कहा जाता है कि हम अब इंडिगो अपने फील्ड्स पर कल्टीवेट नहीं करेंगे। और ये जो लातियाल्स होते हैं इनको भी पीटा जाता है, गो मास्तास को भी पीटा जाता है। अब जो लातियाल्स होते हैं इनको भी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है, और ये जो गो मास्तास होते थे इनको भी यहां पर पीटा जाता है, इनको भी यहां पर पीटा जाता है। अब रीजन ऑफ रिबेलियन, अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ था अचानक क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले भी हम यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये जो सिस्टम था ऑपरेसिव था, लेकिन ये सिस्टम जो था ऑपरेसिव इससे पहले भी था जब इन्होंने शुरुआत की थी। तो अब इस वक्त क्या हुआ कि इस वक्त जो पीजेंट्स थे इन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट क्यों किया? बट व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल एट दिस टाइम? तो इस वक्त इन्होंने रिबेल क्यों किया? तो इसके कुछ रीजंस थे, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। द इंडिगो राइट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जिमींदार्स एंड विलेज हेडमैन। इस वक्त क्या हुआ, पहले पहले हमने समझा था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था कहीं पर जिमींदार को दिया गया था, कहीं पर विलेज हेडमैन को दिया गया था। तो ये भी पीजेंट्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ था, ये जो इंडिगो राइट्स थे इनको अब सपोर्ट अवेलेबल था। किनका? यही जिमींदार इनको सपोर्ट कर रहे थे कि आप रिबेल करिए, आप अपोज करिए प्लांटर्स को, या यही जो विलेज हेडमैन होती थी अब ये जो पीजेंट्स के सपोर्ट में खड़ा थी। अब विलेज हेडमैन और जिमींदार दे अर्जेड टू रेसिस्ट द प्लांटर, तो इन्होंने राइटर्स को कहा कि आप प्लांटर को अपोज करिए, हमें कोई भी इंडिगो अपने फील्ड्स पर कल्टीवेट नहीं करनी है। क्यों? वाई? बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर। क्योंकि पहले पहले क्या था कि जब जिमींदार्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया गया था और कहीं पर विलेज हेडमैन को दिया गया, इनका बोलबाला था, लेकिन जब अब प्लांटर आई तो प्लांटर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया और जिमींदार या विलेज हेडमैन का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा घट गया। तो इसी बिना पर ये जो जिमींदार या ये जो विलेज हेडमैन थे ये बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे और ये चाहते थे कि ये जो इंक्रीजिंग पावर प्लांटर हैं ये नहीं रहना चाहिए, तो इनका दबदबा यहां पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने पीजेंट्स को यहां पर सपोर्ट किया। दूसरा पॉइंट, the Indigo peasants also imagined that the British government would support them। तो इस वक्त पीजेंट्स को ये लग रहा था, ये जो इंडिगो पीजेंट्स थे, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमें सपोर्ट करेगी। क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि 1859 में जब ब्लू रिबिलियन या जो इंडिगो रिबिलियन था ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1857 में जो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो कंपनी ने यहां पर विटनेस किया था। और अब यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा रिवोल्ट इंडिया में खड़ा हो, तो इसलिए देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबिलियन। क्योंकि ये एक अगर यहां पर री रिबिलियन भी खड़ा होता तो ये यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए एक बहुत ज़्यादा मसला हो सकता था। तो इसलिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस वक्त के, दे टूर द रीजन, इन्होंने इन सभी जो फील्ड्स थे जहाँ पर इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही थी उसका यहाँ पर दौरा किया गया। तो जो राइटर्स थे दे परसीव्ड इट एज ए साइन ऑफ सिंपैथी। तो अब राइटर्स को ये लगा कि ये हमारे लिए बेहतर हो रहा है कि अब यहाँ पर जो कंपनी है या अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये यहाँ पर हमारे हक में ही काम कर रही है। क्योंकि ये भी आप याद रखोगे 1857 में
जब रिवोल्ट हुआ था, जो जो कंपनी रूल था वो यहाँ पर डिसकंटिन्यू किया गया था, तो अब जो क्रॉन रूल था वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था। तो इसीलिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कुछ स्टेप्स लिए थे, जिन स्टेप्स की बदौलत अब पीजेंट्स को लग रहा था कि अब हमारे हक में बात की जा सकती है और जो ये एक्सप्लॉयटेशन है ये यहाँ पर खत्म हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीसरा पॉइंट जो है, दैट वाज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मजिस्ट्रेट असले एडनस नोट्स। तो अब ये जो मजिस्ट्रेट होते थे या कलेक्टर जो होता था, उन्होंने एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दी थी। मीन्स जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट चल रहा था कि क्या पीजेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, तो मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने यहाँ पर एक नोटिस इशू किया, मीन्स खुद को डिफेंड करने के लिए, राइट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। मीन्स कि खुद को बचाने के लिए कि हम राइट्स के साथ कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पेजेंट्स को कंपेल नहीं किया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर असल में कोशिश की गई थी मजिस्ट्रेट के जरिए कि ये जो पीजेंट्स के जरिए प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया, रिवोल्ट स्टार्ट किया गया, ये थोड़ा बहुत कम हो जाए। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है, बट हिज एक्शन वॉज टेकन एज ए सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। लेकिन पीजेंट्स को यह लगा कि मजिस्ट्रेट हमें सपोर्ट कर रहा है, वो खुद को यहां पर डिफेंड कर रहा था, लेकिन पीजेंट्स को लगा कि हम मजिस्ट्रेट हमें यहां पर सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले ही हमने यहां पर ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 विटनेस किया गया था। तो अब जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो राइटर्स थे, इन्होंने यहां पर अपने लिखना स्टार्ट किया कि जो ब्रिटिश पीस प्लांटर्स थे उनके जरिए, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनके जरिए इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। तो इस पर अब लिखना स्टार्ट हुआ। तो फाइनली दे रोट द मिजरीज ऑफ द राइट्स, द टायरनी ऑफ द प्लांटर एंड द हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम। जो ये डार्क फेज ऑफ इंडिगो एक्सप्लॉयटेशन थी, इस पर अब लिखना स्टार्ट किया, कौन कौन और किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन फेस की जा रही थी इंडियन इंडिगो पीजेंट्स के जरिए। तो फाइनली जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल चली जाती है, तो आर्मी को बुलाया जाता है और एक कमीशन, जिसे हम इंडिगो कमीशन के नाम से याद रखेंगे, इस इंडिगो कमीशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता है। मकसद इसका ये था टू इन्वेस्टिगेट क्या क्या कंडीशंस रही कि जो ये रिबिलियन है ये स्टार्ट हुआ। अब इंडिगो कमीशन का काम यही इन्वेस्टिगेट करना था। इस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या निकलता है कि जब इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया जाता है, इसके जरिए कहा जाता है द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी। कमीशन ने कहा कि प्लांटर ही गिल्टी है, प्लांटर ने यहां पर एक्सप्लॉयटेशन की हुई है पीजेंट्स के साथ, एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द एक्सप्लॉयटेटिव मेथड्स दे यूज्ड विद द इंडिगो कल्टीवेटर्स। और उनको यहां पर इंडिगो कमीशन के जरिए यहां पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा था यहां पर इंडिगो प्लांटर्स के जरिए। फाइनली इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइटर्स। तो कमीशन के जरिए कहा गया कि ये जो इंडिगो प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, ये राइटर्स के लिए, ये पीजेंट्स के जरिए मफीद बख्श नहीं है, फायदेमंद नहीं है, इसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं है। कमीशन आस्क्ड द राइटर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन द फ्यूचर। तो अब कमीशन के जरिए रूलिंग यहां पर पास की जाती है कि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन की गई है रॉयट्स के साथ प्लांटर के जरिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा किया जाए। मीन्स उन जगहों पर इंडिगो को कल्टीवेट किया जाए जिन जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो पीजेंट्स हैं वो इनकार यहां पर कर सकते हैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब ये जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये बंगाल में खत्म हो जाती है और ये शिफ्ट होती है बिहार पर। तो फाइनली उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक डाइज, मीन्स बहुत तरह की डाइज आ जाती हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंडिगो है इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती हैं। तो बिहार में हमने क्या हुआ है कि बिहार में हमने विटनेस किया एक इंडिगो प्लांटेशन का एक प्रोटेस्ट, एक डिमॉन्स्ट्रेशन, एक विटनेस किया हमने, जिसको हमने स्टोरी ऑफ चंपारण के नाम से समझ सकते हैं कि वहां पर जो गांधी था, फर्स्ट स्ट्रगल, फर्स्ट सत्याग्रह जो गांधी ने स्टार्ट किया था वो किया था बिहार से, उसे हम चंपारण स्ट्रगल के नाम से, चंपारण सत्याग्रह 1917 के नाम से भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से सभी जो कंसेप्ट्स थे हमने कोशिश की सही तरह से समझाने की। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर, वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।